हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार और यूपीएससी के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 31। आई होप कि इससे पहले कि आपने सारे सेट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में आपको 50 MCQ मिलेगा जो कि बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि आप 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट जो दर्रा पड़ता है वो अरावली में पड़ता है, अरावली पर्वतीय भाग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है आपको पता होगा, गुरु शिखर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पे अनुसूची दी गई है और उससे संबंधित विषय दिया गया। तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। अनुसूची 3 की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के साथ साथ जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, उनके शपथ के बारे में बात की गई है। तो शपथ के प्रकार बिल्कुल सही। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। अनुसूची 11 की बात करें तो इसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 12 की बात करें, अनुसूची 12 की बात करें तो नगर पालिकाओं से संबंध है। तो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे मैच है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर तो माल और सेवा कर, यानी कि गुड्स और सर्विस जो टैक्स होता है, जीएसटी जिसको कहते हैं। और ये जो हमारा एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और पिछली बार एग्जाम्स में भी पूछा गया था, काफ़ी लोगों ने गलती भी किया इसके बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष कर के और भी उदाहरण की बात करें तो कह सकते हैं तट कर आता है, सीमा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ़ोन किस देश के एक स्थानीय वायु प्रवाह है। फ़ोन जो होता है वो कह सकते हैं स्थानीय गर्म हवा है और ये स्विट्जरलैंड से संबंध रखता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बात करें तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का एक होता है विली विली। तो ऑस्ट्रेलिया की विली विली जो होता है वो शीतकालीन कह सकते हैं या फिर शीत हवाएँ हैं, यानी कि स्थानीय जो ठंडी हवाएं वो कह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की एक होता है विक फील्डर। ठीक है, विक्र कह सकते हैं, विक्र फील्डर, और ये होता है एक प्रकार का गर्म हवा, ये ध्यान रखिएगा। बुरान की बात करें तो बुरान ठंडी हवा है जो कि रूस में चलती है। और रूस की एक गर्म हवा भी है, सुखेवो। ठीक है, सुखेवो कहते हैं, जो कि गर्म स्थानीय हवा है। रूस के साथ साथ ये कजाकिस्तान में भी चलता है, इसको भी याद रखिएगा। बुरान की बात करें फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया बुरान रूस से संबंधित है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किन पर्वतीय दर्रों का सही से मिलान किया गया। सही से मिलान अगर हम बात करें तो खैबर दर्रा, आपको पता है क्या होता है खैबर दर्रा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। तो ये पॉइंट्स तो गलत हो गया। भारत और भूटान के बीच यहाँ पे नथुला दर्रा बिल्कुल सही है। और शिव किला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच, ये दोनों के दोनों यहाँ पे सही है। लेकिन बोलन दर्रा ये भी गलत है क्योंकि इसका संबंध सीबी और क्वेटा से होना चाहिए था। तो 2 और 3 यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर हम सिर्फ और सिर्फ ए को टिक कर सकते हैं, 2 और 3 करेक्ट है। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है। अंडमान निकोबार को अलग करता है कौन सा जल संधि। तो आपको पता होगा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल किनके बीच है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 8 डिग्री चैनल जो पड़ता है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो छोटा अंडमान को कार निकोबार यानी निकोबार से अलग करता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा जलद मरुमध्य अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को बास जलद मरुमध्य या फिर बास जल संधि कह सकते हैं, अलग करता है। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है। जवाई के जंगल किस प्रदेश में स्थित है। तो नाम से आपका क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए राजस्थान। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा में पड़ता है। और यहाँ पे कह सकते हैं इसका गठन 1971 में, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला पॉइंट्स की खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो होता है वो विषाणु के कारण होने वाला रोग है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। एक तत्व परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी।
तो जो द्रव्यमान संख्या होता है जेड बराबर हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 20 और 19 को जोड़ेंगे तो 39 करेक्ट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है कि टरगर से आप क्या समझते हैं। टरगर, तो ध्यान दीजिएगा टरगर से हम क्या समझते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टरगर पौधों की कोशिकाओं के भीतर पानी का दबाव होता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला पॉइंट्स, बाद में यानी कि दूसरे बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं। बाद में यानी कि बनने वाले प्राथमिक जाइलम को हम लोग मेटाजाइलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेटाजाइलम। अगला प्रश्न, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि घर्षण बल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी घर्षण बल। लसीमीटर बताइए कि किसके अनुमान लगाने में मदद करता है। लसीमीटर, लसीमीटर वाष्पन उत्सर्जन, बी को टिक करेंगे, वाष्पन उत्सर्जन। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, तो क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका उच्च गुणांक प्रसार होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उच्च गुणांक प्रसार होती है। रेगिस्तानी पौधे के किस भाग में अधिकांश प्रकाश संश्लेषण होता है। रेगिस्तानी पौधे के किस भाग में अधिकांश प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये तने में होता है, सी आंसर करेक्ट होगा, तने में। अगला पॉइंट्स कि भगवान बुद्ध से संबंधित डियर पार्क कहाँ स्थित है। डियर पार्क कहाँ स्थित है। तो ये सारनाथ में पड़ता है, बी को टिक करेंगे, सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। बंगाल का शासक कौन था, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, वो सभी धातुओं का आयात करते थे, चांदी, सोना, टीन, अलग अलग जगहों से वो आयात करते थे। तो यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। बलबन के संबंध में, बलबन जो थे जिनको हम लोग बहाउद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था, वास्तविक नाम कह सकते हैं, गुलाम वंश के एक शासक थे, इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन्होंने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये पॉइंट्स गलत हो गया, क्योंकि इक्तादारी प्रथा स्टार्ट की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि गलत है। तुर्कान चेहलगानी प्रभाव को समाप्त किया था, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो यहाँ पे फिलहाल गलत है पॉइंट्स ऑप्शन बी, जो कि नहीं होना चाहिए था, इनके संबंध में गलत है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है। तो अध्यक्षता 2 बार की गई है, कब कब। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेडनबर्ग। ठीक है, वेडनबर्ग, विलियम वेडनबर्ग। अगर हम बात करें पहली अध्यक्षता इन्होंने 1889 में बम्बई की अध्यक्षता की थी, और दूसरी अध्यक्षता 1910 में इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे पहली अध्यक्षता 1889 का था, और दूसरी अध्यक्षता 1910 का इलाहाबाद। ठीक है, ये बम्बई और ये इलाहाबाद। चलिए अगला पॉइंट्स, लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय काल में गठित हर्सेल समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। हर्सेल समिति, हर्सेल समिति 1893 में गठित हुई थी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, और इसका संबंध था टकसाल संबंधी व्यवस्था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की बात करें तो पुलिस कार्य की पद्धति की जांच करने के लिए 1902 में फ्रेजर आयोग गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें नागरिक सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी के संबंध में अगर हम बात करें तो इसमें एक चल रहा था, वो कह सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1912 में गठित हुआ था इस्लिंगटन। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है। इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया था। और उद्योगों एवं बागानों में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए विटले आयोग का गठन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था 1928 में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है। तो महालवाड़ी बंदोबस्त हाल्ट मैकेंजी आपको पता होगा, इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसको याद रखिएगा। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 से संबंधित है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है।
सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 1 और 2। और ये इलाहाबाद की प्रथम संधि थी जिसमें हम कह सकते हैं शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। अगला पॉइंट्स की प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो कह सकते हैं राजराज प्रथम। ऑप्शन ए करेक्ट है, राजराज प्रथम। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जो थे वो चर्चा किया करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका क्या थी? मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका क्या थी? तो वो महालेखाकार थे। ठीक है, महालेखाकार कह सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और नाना फडणवीस को कह सकते हैं क्या कहा जाता था? मराठों का मैकियावेली के नाम से इनको जाना जाता था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। अगला पॉइंट है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और इसमें विषय वस्तु की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में इसमें बात की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादित किया गया था। गांधीवादी योजना का प्रतिपादित किया गया था श्रीमान नारायण अग्रवाल। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टाका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? चांदी का सिक्का टाका जारी करने वाले पहले मध्यकालीन शासक के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इल्तुतमिश। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहां आरा को। सी विल बी करेक्ट आंसर, जहां आरा। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला पॉइंट है कि पिछले वर्ष जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की किस प्रौद्योगिकी संस्था ने प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस ने विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रदान की है? तो ये आईआईटी मद्रास था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, आईआईटी मद्रास। किसे वर्ष 2020 का बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कह सकते हैं पॉप स्टार बियोंसे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पॉप स्टार बियोंसे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया 1838 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट से कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल किसको किस में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु के तार में बिजली का प्रवाह किसके कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, धातु के तार में बिजली का प्रवाह तभी संभव हो सकता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे आता है? किससे आता है? तो कह सकते हैं जाइलम टिश्यू, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जाइलम टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आपको पता है कि 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात की गई है। तो उनमें से हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्सरे यानी कि एक्सरे आता है, इंफ्रारेड आता है, लेकिन कैथोड रे नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है माइक्रोवेव अवरक्त यानी कि दृश्य, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अवरक्त अलग होगा, इंफ्रारेड जिसको कहते हैं, और एक प्रकार का विजुअल रे जिसको कहते हैं, विजुअल लाइट्स, दृश्य प्रकाश, दृश्यमान प्रकाश। परावैंगनी आपका हो गया, एक्सरे हो गया, और गामा किरणें। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक आपका रेडियो, यहाँ पे रेडियो तरंगे 7 प्रकार की होती हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन हम करते हैं मायोलॉजी में, मायोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगला पॉइंट्स, किसे वर्ष 2020 के पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 के पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चक्रवर्ती रंगराजन, जो कि ये कह सकते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है?
तो निगार जौहर कह सकते हैं, निगार जौहर ऑप्शन सी। किस राज्य की सरकार ने ई ग्रंथालय की शुभारंभ किया है? ई ग्रंथालय का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड ई ग्रंथालय, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में कह सकते हैं। और 29 जून की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक और सीधा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। जीवाणु भोजी कौन होते हैं? जिसको हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। जीवाणु भोजी कौन होते हैं? तो एक प्रकार का ये वायरस होते हैं, ठीक है, वायरस ही होते हैं, लेकिन इनका नाम से आपको लग रहा होगा कि जीवाणु तो है, जीवाणु को टिक करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक प्रकार के जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं, यानी कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपने आउट ऑफ 50 से कितना स्कोर किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो देर मत करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।